बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों, मैं शशिकला स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हम हैं, आप हैं और हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन आपके साथ होता है ताकि हम कृषि संबंधित आपकी हर ज़रूरतों को, हर मुसीबतों को दूर कर सके और आप हमारे इस कार्यक्रम से लाभान्वित होते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। किसान भाइयों, जब आप कोई भी खेती किसानी करते हैं तो आपको हर तरह की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो खेती नष्ट हो सकती है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम गुप्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कोडरमा के मछली पालकों के लिए वेद व्यास आवास निर्माण योजना। खूंटी में मछली पालन के लिए चलाई जा रही है रियरिंग तालाब निर्माण योजना। अरहर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद शारदा। अब समाचार विस्तार से। कोडरमा में वेद व्यास आवास निर्माण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत कच्चा घर में रहने वाले मछली पालकों को पक्का मकान बनाने के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए उन मछली पालकों को योग्य माना जाएगा जिनकी आर्थिक स्थिति गरीबी रेखा से नीचे है और वे किसी अन्य आवास योजना से लाभ नहीं लिए हों। कोडरमा के मछली पालक वेद व्यास आवास निर्माण योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय में 15 जुलाई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। खूंटी जिला में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए रियरिंग तालाब निर्माण योजना चलाई जा रही है। इस योजना से लाभ लेने के लिए कुछ आवश्यक शर्त इस प्रकार हैं। आवेदक पहले से मछली पालन कार्य से जुड़े हों। जिस जमीन पर तालाब निर्माण का प्रस्ताव हो वो भूखंड पहले से बैंक में किसी कर्ज के एवज में बंधक नहीं हो। साथ ही 100 डिसमिल जल क्षेत्र वाले तालाब के लिए 130 डिसमिल जमीन होना अनिवार्य है। इस योजना से लाभ लेने के लिए 15 जुलाई तक जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। राज्य के जो किसान बरसात के मौसम में टमाटर की खेती करना चाहते हैं, वे इसके बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित दूरी पर बीज बोएं। इसके लिए पंक्तियों के बीच 2.5 से 3 फीट और पौधों के बीच 1.5 फीट की दूरी रखें। बरसात के मौसम में बारिश, धूप, नमी के कारण रोग और कीट व्याधि लगने का खतरा अधिक रहता है। साथ ही खरपतवार की भी समस्या रहती है। इस वजह से दूसरे मौसम की तुलना में बरसात में टमाटर की बुआई में कतार और पौधों के बीच की दूरी बढ़ा देनी चाहिए। इससे पौध संरक्षण प्रबंधन में सहूलियत होती है और उपज अच्छी होती है। किसान भाई अगर मान लीजिए बरसाती टमाटर लगाते हैं तो उस समय आप अगर उसका डिस्टेंस की बात करें तो हम लोग जो है इसमें देखते हैं कि जो सामान्य सीजन में जो खेती होता है उसमें हम लोग 50 गुना लगभग 1 फीट जो है 30 सेंटीमीटर रखते हैं और जब बारिश के समय हम लोग करते हैं तो उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं डिस्टेंस, क्योंकि जो है उस समय रोग बीमारी का आपस में नहीं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है आक्रांत करे। तो इसके लिए जो है हम लोग उसको कम से कम 2.5 से 3 फीट जो है वो डिस्टेंस रखते हैं और 1.5 फीट जो है पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं। किसान भाइयों, आप खरीफ दलहनी फसल अरहर की खेती करना चाहते हैं तो 15 जुलाई तक फसल लगाने का काम पूरा कर लें। आप अपनी इच्छा अनुसार अरहर के कम, मध्यम या लंबी अवधि वाले प्रभेद का चुनाव कर सकते हैं। झारखंड में अरहर लगाने के लिए जो मध्यम अवधि और कम अवधि और ज़्यादा अवधि की वैरायटियां हैं। कम अवधि की जो है आपकी जैसे कोयम्बटूर 5, कोयम्बटूर 4, कोयम्बटूर 6, ये मानक और 120 शारदा, ये सब वैरायटियां जो है आपको लगभग 5 से 6 महीने में तैयार हो जाती हैं। और मध्यम अवधि 120 से 180 से 200 दिन की जो प्रभेद है, जैसे आपका LRG 41 या LRG 38, तो
तो ये सब वेराइटियाँ हैं, आप जो है उसको लगा करके आप जो है IPM 204 ये सब जो है लगा करके आप अच्छे ढंग से मध्यम अवधि में लगा सकते हैं। और लंबे अवधि की जैसे आपकी वेराइटी है नरेंद्र अरहर 2 और मालवी 13, मालवी 9, मालवी 6, ये प्रभेद जो है और ये बहार, ये वेराइटियाँ हैं। आप उसको लगा करके बढ़िया ढंग से अच्छा पैदावार ले सकते हैं, जिससे आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो। राज्य के किसान खेत की तैयारी करने और खरपतवार नियंत्रण के लिए कृषि उपकरण बखर का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आइए जानते हैं लत्तेदार सब्जी फसलों में कीट नियंत्रण के उपाय के बारे में। लत्तेदार सब्जी फसलों में रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण करने के 2-3 उपाय अपनाए जा सकते हैं। पहला उपाय है बुआई से 1 महीना पहले खेत के चारों ओर मक्का फसल लगा दें। दूसरा उपाय है पौधा लगाने के बाद फूल निकलने के समय 250 किलोग्राम नीम की खल्ली प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। तीसरे उपाय में प्रति एकड़ की दर से 3 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार मंडी भाव साथ। अभी आपने देखा कृषि समाचार मंडी भाव, साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर मौसम के मिजाज को जाना। आइए यहाँ पे लेते एक छोटा सा विराम। बने रहिए आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के साथ। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियां। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा ई प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। किसान भाइयों, अभी हम आपको जानकारी देंगे मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में। जी हाँ, आप खेती करते हैं और खेतों की मिट्टी अगर स्वस्थ ना हो तो आप खेती नहीं कर सकते हैं, खेती आपकी बर्बाद हो सकती है। इसलिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन करके खेती करना बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप खेती करते हैं तो सबसे पहले मिट्टी की जांच जरूर करवा लें। इन तमाम बातों की जानकारी लेने के लिए आइए सीधे हम रुख करते हैं स्टूडियो की ओर।
सही है, ज़्यादा है, तब हमारा जो पोषक तत्व तो मिट्टी में होते हैं उसको वो जीव घुलनशील बनाते हैं और हमारा मिट्टी का उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। ये हो गया जैविक उपाय, जैविक गुणों हो गया। उसके बाद रासायनिक गुणों है। रासायनिक गुणों में हमारा पोषक तत्व तो कैसे है, हमारे जो मिट्टी में उपलब्धता कैसा है। नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन कैसा उपलब्ध है, फास्फोरस कैसा है, पोटासियम ऐसा है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पौधे को चाहिए, 17 पोषक तत्व चाहिए और उसका उपलब्धता कैसे है मिट्टी में वो हमें जानकारी होना चाहिए। तब जाके हम बता पाएंगे कि हमारा मिट्टी जैविक, रासायनिक और भौतिक उपाय से हमारा अच्छा है, तब जाके हम स्वस्थ हमारा जो मिट्टी है हम बोल पाएंगे। बिल्कुल। जब हम डॉक्टर साहब झारखंड की बात करते हैं, झारखंड का भी एक बड़ा रकबा है जो कि जिसमें खेती होती है। जब यहाँ के खेतों की बात करते हैं तो आप किस तरह से देखते हैं कि यहाँ की मिट्टी कितना स्वस्थ है, और अगर स्वस्थ नहीं है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? अगर झारखंड की मिट्टी में अगर बात करते हैं तो पहले हमको देखना है कि मिट्टी का अम्लीयता, अगर 80% यहाँ का जो मिट्टी है अम्लीय मिट्टी है, उसका जो पीएच है वो अम्लीयता मापने के लिए पीएच मानक होता है। पीएच का 4.5 से लेके 5.5 के बीच हमारा यहाँ का जो पीएच होता है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि अम्लीयता होने के कारण हम जितना भी खाद डालते हैं वो पौधे नहीं ले पाता है, जब तक कि हम उसका पीएच न्यूट्रल मतलब 7 के आसपास अगर पहुंचा दे, किसी उपाय से हम उसको ला पाएंगे, चूना डाल के या खाद डाल के, तब फिर हम खाद डालेंगे, तब रासायनिक खाद डालेंगे, तब उसका फ़ायदा हो सकता है। ये हो गया अम्लीयता। दूसरा हो गया नाइट्रोजन की मात्रा। यहाँ जो मिट्टी में इस अम्लीयता के चलते और यहाँ जो बालुई मिट्टी है इसके कारण यहाँ नाइट्रोजन की बहुत ही कम मात्रा होता है। उसके बाद है हमारा फास्फोरस। फास्फोरस यहाँ बहुत ही कम होता है क्योंकि यहाँ का जो मिट्टी है अम्लीय मिट्टी है और इस अम्लीय मिट्टी में आयरन और मैंगनीज इसका मात्रा ज़्यादा होने के कारण फास्फोरस को जकड़ लेता है और पौधा नहीं ले पाता है। उसके बाद हो गया पोटासियम की जो है अवेलेबिलिटी, जो उसका उपलब्धता वो भी बहुत ही कम होता है। साथ ही साथ हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि बोरॉन है, जिंक हो गया, ये भी हमारा उपलब्धता इस मिट्टी में बहुत ही कम होता है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हम सोचते हैं कि अम्लीय होने का कारण है, कैल्शियम और मैग्नीशियम इस मिट्टी में बहुत ही कम होते हैं, वो भी इसमें कम पाए जाते हैं। तो ये देखा गया कि मोस्टली हमारा क्या होता है ना, 50 से ज़्यादा मतलब 50% से ज़्यादा हमारा जो पोषक तत्व हैं वो बहुत ही कम मात्रा में है। जी, तो ये तो समस्या हो गई। तो किसान भाई जब मृदा स्वास्थ्य की जानकारी लेते हैं, मिट्टी को लेकर जाते हैं, तो उससे इन सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है। तो फिर इसका उपाय क्या है, इससे बचे कैसे? हाँ, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत अच्छा है। हाँ। तो किसान भाई आप लोग अपना जो मिट्टी का जांच करके आपका जो स्वास्थ्य जो कार्ड है, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड, ये आपके पास होना चाहिए। इस कार्ड में आपका मिट्टी ज़मीन का खसरा नंबर, आपका जीपीएस लोकेशन सभी उसमें डिटेल होता है। साथ ही साथ उसमें हमारे जितना भी रासायनिक गुणों हैं, जैसे आपका अम्लीयता क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा क्या है, फास्फोरस क्या है, पोटासियम की मात्रा क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा क्या है, ये सभी उसमें जानकारी रहता है। मतलब आपको ये जांच करेंगे तो ये उसमें सभी आपको पता हो जाएगा कि इसका मानक क्या है, इसमें कम है या मध्यम है या ज़्यादा है। उसी हिसाब से खाद प्रयोग किया जाता है। जैसे फसल, आपने बहुत सारे फसल लगाते हैं, अगर आपके पास स्वास्थ्य कार्ड है और इस फसल से मतलब ये जो स्वास्थ्य कार्ड के आधारित आप क्या फसल ले सकते हैं, साथ ही साथ उसमें कितना खाद डाल पाएंगे, इसमें सभी उसमें आपको जानकारी दिया जाता है। तो ये किसान भाई आप लोग के पास ये स्वास्थ्य कार्ड होना चाहिए ताकि आप ज़्यादा खाद ना मतलब जो भी जितना आपके पास उपलब्धता है पोषक तत्व आपके मिट्टी में, तो उससे उतना मात्रा में खाद डाल पाएंगे तो खाद की बचत होगा, सही जानकारी भी हो जाएगी, सही जानकारी होगा, कितना डालना है। प्लस इसके साथ एक और चीज़ एक जुड़ी हुई है कि आप कौन सा फसल कब लगाएंगे, इसकी भी जानकारी इसमें हो जाती है। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ और एक प्रश्न आता है कि जब हम खेत में फसल लगाते हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग विगत कुछ वर्षों में अंधाधुंध हुआ है, जिससे खेत की उर्वरा शक्ति बहुत कम है। जैविक विधि से अगर हम इसे ठीक करने की कोशिश करें तो क्या प्रयास करना चाहिए, क्या व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि हम खेत की मिट्टी को स्वस्थ कर सकें? हाँ, जैविक विधि से हम इसको मिट्टी का उर्वरा शक्ति ला सकते हैं। अगर हम झारखंड की जो मिट्टी है अगर हम उसको बात करते हैं तो यहाँ जैविक कार्बन जो मिट्टी में जो कालापन होता है
उसको हम जैविक कार्बन कहते हैं। और जैविक कार्बन की जो मात्रा है 0.3% से लेकर 0.4% है पूरे हमारे जो झारखंड राज्य का अगर हम देखा जाए तो उसका मिट्टी का कार्बन, जो कि बहुत ही कम मात्रा है। जो होना चाहिए 0.5% से ऊपर होना चाहिए, तब जाके हम कोई भी खाद डालेंगे या फसल लेंगे तब उसका पैदावार जो है वो बढ़ सकता है। तो इस जैविक कार्बन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारा मुख्य मुद्दा है। जैविक कार्बन अगर बढ़ जाता है तो ये हमारा सब कुछ हमारा सॉल्व हो जाएगा। जैविक कार्बन हमारा हार्ट है, जैसे हम लोग का जो हार्ट होता है सब कुछ सभी को नियंत्रित करता है, जैविक कार्बन सभी को नियंत्रित करता है, रासायनिक गुण को नियंत्रित करता है, हमारे जो जैविक जो गुण है उसको सुधारता है, साथ ही साथ भौतिक गुणों को भी वो सुधारता है। तो जैविक कार्बन बढ़ाने का जो ये है तरीका है, तो हम जैविक खाद डाल के उसको हम कर सकते हैं। तो जैविक खादों में किसान भाई आप लोगों के पास गोबर खाद होगा, केंचुआ खाद है, हरी खाद है, आपके पास बायो फर्टिलाइजर सूक्ष्म जीव का जो खाद है वो डाल के कर सकते हैं। साथ ही साथ तरल जैविक खाद होते हैं, जैसे अभी बीजामृत हो गया, जीवामृत है, अमृत पानी है, ये सभी हम डाल के हमारा जो जैविक कार्बन की मात्रा हम बढ़ा सकते हैं। तो जैविक आप लोग जानते हैं कि केंचुआ खाद बनाने का जो विधि है वो अपने सरल उपाय से अपने घर में बना सकते हैं। उसके बाद है हरी खाद। हरी खाद जैसे आप किसान भाई आप जो जानते हैं, जैसे बरसात के समय में जो पहला बरसात होता है तो ज़मीन की तैयारी करते हैं और जो धैंचा जो बीज है उस बीजा को लगाते हैं, और ये बीजा जब अंकुरन हो जाता है 1 महीना जैसे हो जाता है, हाइट उसमें करीब 1 फीट जैसा उसका पौधे का हाइट हो जाता है। उसके बाद फिर उसको ट्रैक्टर चला के या हल चला के उसको जब पलट देते हैं मिट्टी में, वो सड़ जाता है और ये खाद बन जाता है। और ये दलहनी ग्रुप की है। इसमें ये फ़ायदा है कि ये जो हरी खाद है, ये जैसे हरा अवस्था में जब मिट्टी में मिला देते हैं तो इसलिए हरी खाद कहते हैं। साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि ये दलहनी ग्रुप के होते हैं। तो दलहनी ग्रुप में उसका जड़ में जो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वायुमंडल से हमारा जो नाइट्रोजन को लेके वो यौगिकीकरण करता है और उसमें मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ता है। साथ ही साथ जैविक कार्बन की मात्रा इसमें काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी हो जाता है। और एक हमारे जो प्लांडू हमारे संस्थान में एक पौधा हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं जो टेफ्रोसिया कहते हैं, और ये भूमि सुधारक के नाम से जाना जाता है। और इसमें ये देखा गया है कि अगर टेफ्रोसिया जैसे आपका जो धान का खेत है वहाँ आपका जो मेड़ में अगर इसको लगा देते हैं और इसका ज़्यादा हाइट नहीं होता है, एक झाड़ी जैसा बनता है और ये पूरा झाड़ी जैसे काम करता है और मवेशी भी उसमें अंदर नहीं घुस पाता है। और इसका जो डाली निकलता है उसको अगर काट के मिट्टी में अगर डाल देते हैं, मिला देते हैं, तो ये हरी खाद जैसा उसमें काम करता है और 10-15 दिन में ये तो सड़ जाता है। जो डेफ्रोसिया की आप बात कर रहे हैं, तो ये कैसे किसान भाई पहचान पाए या कहाँ उपलब्ध होगा ये जिसकी बात आप कर रहे हैं, जो ये क्या? हाँ, ये टेफ्रोसिया एक तो दलहनी ग्रुप के हैं और इसमें नाइट्रोजन भी काफ़ी मात्रा इसमें ऐड हो जाता है। और इसका बीज जो है हमारे प्लांडू में संस्थान में इसको ले सकते हैं, उसका बीजा ले सकते हैं। और अभी ये हमारे बहुत जो जिले हैं, जैसे खूंटी एरिया में इसको हम काफ़ी पैमाने पर किसान लोगों को हमने दिया हुआ है, रामगढ़ में भी दिया हुआ है। हमारे बहुत जगह एक प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारा जो SC SP जो ये है उसी तहत हमारा बहुत प्रोग्राम चल रहा है और किसानों को हम ये दे रहे हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि टेफ्रोसिया लगाने से इसमें भूमि का जो सुधार होता है, जो अम्लीयता में सुधार होता है। किसान भाई आप जैसे चूना अगर आपके पास नहीं है, आप टेफ्रोसिया का अगर पत्ता उसमें मिला देते हैं तो अम्लीयता इसमें दूर होता है, ये देखा गया है। और इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम, इस टेफ्रोसिया में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके लिए तो इस ज़्यादा होने के कारण ये जो हमारा जो मिट्टी की अम्लीयता है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी इसमें हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, विगत कुछ समय से जैसा कि हमने पहले भी बताया कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है। जब हम रासायनिक उर्वरक से जैविक उर्वरक की ओर बढ़ते हैं तो किस तरह से, क्योंकि एक मिथ भी बना हुआ है कि रासायनिक उर्वरकों के बिना खेती संभव नहीं है। आप एक रासायनिक उर्वरक से जो खेती कर रहे हैं उसका बहुत असर भी है स्वास्थ्य पर, हमारे स्वास्थ्य पर भी असर है, मिट्टी पर भी असर है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि हम क्या रासायनिक उर्वरक से जैविक उर्वरक की ओर बढ़ रहे हैं तो कैसे बढ़ सकते हैं, कौन सा तरीका अपनाया जाना चाहिए? हाँ, किसान भाई जैसे खाली अगर रासायनिक हम खाद डालते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका जो मिट्टी का जो सख्त हो जाता है, क्योंकि उसमें जैविक नहीं होता है। जैविक अगर मात्रा अगर नहीं है आपकी मिट्टी में और आप रासायनिक खाद डालते जाते हैं तो हमारा मिट्टी सख्त हो जाता है। उससे चलते क्या होगा, उसमें एक जैसे पानी बरसात होता है जिस टाइम में आपने देखा होगा,
और बरसात छूट जाता है तो आपका जो ज़मीन है एक हार्ड लेयर बन जाता है ऊपर में। तो ये मेन कारण है कि जैविक पदार्थ उस मिट्टी में नहीं होने के कारण होता है। तो किसान भाई जैसे रासायनिक से हमको जैविक अगर जाना होगा तो हमको पूरे 1 साल के अंदर हम उनको अपनाना नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा संभव नहीं है, तुरंत संभव नहीं होता है, क्योंकि आपने रासायनिक खाद कर रहे हैं और जितना भी उपज ले रहे हैं और तुरंत आप जैविक उपाय से जाएंगे तो हम उतना उपज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना होगा कि पहले साल आपने 25% जो एरिया मतलब जो एरिया है उसको आपको ऑर्गेनिक करना होगा, पूरे एरिया में नहीं करना है, क्योंकि आपको उपज भी देखना होगा कि आपका आमदनी भी देखना होगा। तो आपको क्या करेंगे, पहले साल 25% लेना है ऑर्गेनिक, उसके बाद दूसरे साल और थोड़ा 25 बढ़ा दीजिए 50%, फिर तीसरे साल 75% कर लीजिए। तो ऐसे 4-5 साल में ये आप धीरे धीरे अपना जो है ऑर्गेनिक के उपाय से जा सकते हैं। और ये अकेला आप नहीं कर पाएंगे, आपका जो समूह होगा एक ही साथ करेंगे तब जाके ये क्या होगा ना सही कर पाएंगे। एक खेत में ऑर्गेनिक है, आपका जो साइड वाला होगा इनऑर्गेनिक होगा, तो उससे जो भी आपका पेस्टिसाइड कीटनाशक या जो भी खाद डालते हैं सभी उसमें आपका ज़मीन में आएगा। तो उसको देखते हुए आपको एक समूह में ग्रुप में बड़ा सा एरिया में आपको करेंगे तो ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। शहर सहित झारखंड और पूरे देश भर में अभी जो अपनाया गया है कि सॉइल हेल्थ के लिए पूरा एक योजना बनाई हुई है, सरकार बहुत महत्वाकांक्षी योजना चला रही है। जो किसान भाई नहीं आ पा रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या बताना चाहें कि कितना महत्वपूर्ण है कि आप हेल्थ कार्ड ले लीजिए और ये किस तरह से वो प्राप्त कर सकते हैं, इसके संबंध में हमारे किसान भाई। हाँ, किसान भाई हेल्थ कार्ड के लिए जैसे अभी हर जिले में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है और कृषि विज्ञान केंद्र को जाके अभी किसान भाई लोग अपना मिट्टी वहाँ दे सकते हैं, क्योंकि जैसे है मिट्टी अगर कार्ड होगा, अगर स्वस्थ कार्ड होगा तब जाके आप फसल जो उपज है आप सही खाद डालेंगे और उपज ले सकते हैं। तो हमारे हर जिला में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है और वहाँ जाके आप मिट्टी आपको दे सकते हैं और उसका जांच करके अपने स्वास्थ्य के बारे में जान सकते हैं, मिट्टी कैसे है, ख़राब है, स्थिति क्या है, अच्छा है, तब जाके हम वो फिर उसी हिसाब से आप खाद डाल सकते हैं। और किसान भाई जैसे आपने देखा होगा कि जो भी आप खाद डालते होंगे तो खाद जैसे डालने का जो विधि है वो भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आप अभी अब धान की खेत करते होंगे, धान अभी रोपाई या अभी बिचड़ा तैयार करते होंगे, तो इस टाइम में हमें यूरिया का कैसे देना होगा, डीएपी कैसे डालना होगा, पोटाश कैसे डालना होगा, कब डालना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम यूरिया की अगर बात करते हैं, अगर यूरिया किसान भाई आप लोग जो डालते होंगे तो यूरिया एक ही साथ नहीं डाल के हमको 2 या 3 बार से हमको डाला जाता है, तब जाके हमारा जो भी खाद हम डालते हैं सही मिट्टी में उसका उपयोग हो सकता है। और ये देखा गया है कि यूरिया का जो मात्रा जितना भी हम डालते हैं उसका 30% जो है ना पौधा ले पाता है, बाकी जो है ना हमारा लॉस हो जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको 2 या 3 भाग से आप डालेंगे तब जाके उसका इफिशियंसी मतलब उसका उपलब्धता वो अच्छा रहता है। उसी हिसाब से पोटाश भी हमें 2 बार डालना होगा। जिस टाइम में आप रोपाई करते हैं उस टाइम में आधा डालना होगा और उसके बाद जैसे है बाली धरने से पहले उस टाइम में ये पोटाश की मात्रा डालना होगा। लेकिन डीएपी आपका पहले ही जब रोपाई करते हैं इस टाइम में आपको डालना होगा। साथ ही साथ इसके साथ आप जैविक जैसे मैंने गोबर खाद बताया, वर्मी कंपोस्ट है, ये सभी इसके साथ डालना होगा। मतलब इंटीग्रेटेड वे में, इंटीग्रेटेड जो न्यूट्रिएंट हम बोलते हैं, दोनों जैविक और रासायनिक दोनों अगर करते हैं तो हमारा जो गुण है, जो जैविक का गुण भी बजा रहेगा, जो जैविक कार्बन की मात्रा भी रहेगा, साथ ही साथ मिट्टी में जो उपलब्धता जो हमारे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास जिस अम्लीय मिट्टी में बहुत ही कम होता है उसका उपलब्धता हम जैविक जैसे पदार्थ डालते हैं तब जाके हमारा जो सूक्ष्म जीव एक्टिव हो जाते हैं और उसको घुलनशील करते हैं और पौधा उसको ले पाते हैं। बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं डॉक्टर साहब जिनके पास गाय है, तो गाय का गोबर भी मिट्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई ऐसे किसान हैं जो बहुत ज़्यादा कीटनाशकों का भी प्रयोग कर देते हैं। आपको क्या लगता है कीटनाशक कितना प्रभावित करता है हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो मिट्टी है? बहुत संक्षेप में जानना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से कीटनाशक अगर हम मिट्टी में अगर चला जाता है तो ये हमारा यहाँ बालुई मिट्टी है, आप देखा होगा, और जैसे भी हम पानी डालते हैं वो क्या बह के चला जाता है, नीचे हमारा भूगर्भ में जाता है। तो ये
उसमें बहुत सारे हमारे हैवी मेटल होते हैं, जैसे कीटनाशक में जो आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गया, क्रोमियम हो गया, वो क्या भूगर्भ में जाता है और उसको हम लेते हैं, पानी लेते हैं। आपने देखा होगा कि कोलकाता रीजन में, जैसे बहुत जगह बिहार का भी कुछ कुछ एरिया है जहाँ आर्सेनिक पॉइजनिंग होता है, फ्लोराइड होता है, ये सभी क्या होता है ना, पॉइजनिंग होके फिर किसान, जैसे हम लोग को हमारा जो हेल्थ सिस्टम वो गड़बड़ाता है। तो ये हमें उतना मिनिमम क्वांटिटी हमें डालना चाहिए, तब जाके हमारा जो हम पौधा भी स्वस्थ रहेगा और हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। किसान भाइयों, आप भी स्वस्थ रहिए, हमारी मिट्टी भी स्वस्थ रहे और जो हम ग्रहण करते हैं वो भी हमें स्वस्थ मिले। तमाम शुभकामनाओं के साथ कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।